हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पाचन तंत्र में अम्ल का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है बड़ी आंत और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पाचन तंत्र में अम्ल का निर्माण करता है अग्नाशय। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है विटामिन ए का, ऑप्शन बी है विटामिन बी का, ऑप्शन सी है विटामिन सी का,
और ऑप्शन डी है विटामिन डी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि निम्न में से भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो इंसुलिन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। और मेरे भाई ये सातवां प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पशुपालन के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है कपड़ा उद्योग क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1960 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न हम पहले किसी क्लास में करवा भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी, यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1950 में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1920 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1922 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आपसे कंप्लीट डेट पूछे तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? तो मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? मेरे भाई ये प्रश्न भी ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आगे भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युग की थी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रपति कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1947 को, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 को, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 को और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था वर्ष 1950 को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस धातु का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है तांबा धातु का, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम धातु का, ऑप्शन सी है लौह धातु का और ऑप्शन डी है सोना धातु का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में लौह धातु का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है डीजल का, ऑप्शन बी है केरोसिन का, ऑप्शन सी है लिक्विड हाइड्रोजन का और ऑप्शन डी है
पेट्रोल का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग होता है लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी है केरल राज्य, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि केरल राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1764 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1765 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1775 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1782 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इलाहाबाद संधि हुई थी वर्ष 1765 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं।
और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।